किस रूप में है उस बात को इसमें आदरणीय नागराज जी ने, बाबा जी ने कहा है। तो और अध्ययन बिंदु जो है वो इस दर्शन में अध्ययन के लिए कुल कितने बिंदु हैं, हम कितना भी दर्शनवाद शास्त्र पढ़ेंगे हम देखेंगे उनमें से ही कोई बिंदु की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। तो अभी हम उन बिंदुओं पर, चूंकि हम लोग जीवन विद्या एक परिचय भी कर लिए हैं, परिचय शिविर भी किए हुए हैं, एक लंबी चर्चा भी किए हुए, तो उन बिंदुओं पर भी बात करेंगे। तो ये विकल्प कैसे है, इसकी चर्चा से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो प्राकथन है वो तो हाँ जी भैया चलाए। प्राकथन को मैं ही पढ़ता हूँ। मानव बंधुओं, अभी तक विगत से चली आई ईश्वरवाद और भौतिकवाद की नजरिया से मानव का अध्ययन संपन्न नहीं हुआ। यह सूचना देते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ कि विकल्प अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्व में से के लिए मानव का अध्ययन संभव हो गया है। इस विकल्प में आपको अवगत कराने का प्रयत्न है कि मानव का अध्ययन मानव चेतना सम्मत मूल्य शिक्षा विधि से सर्वसुलभ होने का सभी निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण संपन्न हो चुका है। ऐसे केंद्र में से एक अभ्युदय संस्थान छत्तीसगढ़ की सीमा में कार्यरत है। इस सूचना में यह भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि सर्व मानव समझदार न्यायपूर्ण समृद्धि पूर्वक जी सकता है। यह शिक्षा विधि से सर्वसुलभ होने की व्यवस्था है। आप अपने सद्विवेक से प्रस्तुत सूचनाओं से अवगत होंगे, यही विश्वास है। आपका ए नागराज, प्रणेता मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। तो इसमें प्राकथन में कोई बात करना हो तो, ईश्वरवाद का मतलब आदर्शवाद, आइडियलिज्म, और भौतिकवाद का मतलब कि जो कंज्यूमरिज्म या जो कुछ भी अभी है, उपभोक्तावाद से भी जोड़ सकते हैं जी। तो अभी आगे इसकी और चर्चा भी आएगी ईश्वरवाद और भौतिकवाद की, जब विकल्प पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये बाबा जी ने किस क्रम में लिखा था, मतलब दर्शन के बाद लिखा था या पहले लिखा था? विकल्प नहीं, हाँ जी भैया, तो मतलब ये पुस्तक बाबा जी ने किस क्रम में लिखी थी? हाँ, ये बाद में ही आया, जब लोक व्यापीकरण का मुद्दा बना तब आया। बाकी तो उनको जो फ्लो में था वही दर्शन और वाद शास्त्र के रूप में वो आया था। इसको लोक व्यापीकरण करने का, क्योंकि उनको भी नहीं पता था ये लोक व्यापीकरण होगा कैसे होगा, कितने लोगों के पास पहुंचेगा, कैसे क्योंकि आप देखिए जो कर्म दर्शन आप पढ़ेंगे ना, तो शुरू में जो भाषा दी गई, तो बहुत सारी किताबें साधु संतों के लिए लिखते थे वो, क्योंकि उनको वो वाली भाषा समझ में आती थी जो प्योर फिलॉसफी होती थी। तो ये बाद में ही लिखा गया है। जी भैया, धन्यवाद। ये अध्ययन एक्चुअल बिंदु में तो हाँ भैया, मैंने पिछले 6-7 जी साल में जैसे देखा, तो मेरे देखते देखते एक चेंज हुआ जो मतलब मैं सब साथियों से शेयर करना चाहता हूँ कि पहले ना ये 2 अलग अलग पुस्तकें छपी थी। ये विकल्प के नाम से एक अलग पुस्तक थी और अध्ययन बिंदु के नाम से अलग पुस्तक थी। और एक्चुअल में दोनों ही काफी पतली पतली थी। जैसे ओरिजिनल वाला विकल्प मेरे पास सामने ये पड़ा हुआ है, ये विकल्प है, और इसके जो है अगर मैं देखूं छोटा साइज है और सिर्फ 28 पेज की किताब है। ऐसे ही अध्ययन बिंदु पुराना वाला मेरे पास में है नहीं, लेकिन वो भी कुछ कुछ ऐसे ही होगा। तो फिर ऐसा भी लगा कि इन दोनों चीजों की बात इकट्ठे ही की जाए, विकल्प के साथ साथ जो मेन पॉइंट्स ऑफ दर्शन है उनको भी तो हमारे साथियों ने बाबा जी से कंसल्ट करते हुए फिर, या बाबा जी के कहने पे, ये इतना मेरे को मालूम है, तो विकल्प और अध्ययन बिंदु दोनों को एक ही पुस्तक के रूप में, जो कि अभी हमारे सामने है, जिसको हम जॉइंटली पढ़ेंगे, पहले विकल्प और फिर अध्ययन बिंदु। तो अगर आप लॉजिकली भी देखेंगे तो पुस्तक एक है, लेकिन इसके 2 पार्ट्स हैं, पहले विकल्प वाला पार्ट है और फिर अध्ययन बिंदु वाला पार्ट आएगा। भैया ठीक बताया मैंने इतना? जी भैया। तो अध्ययन बिंदु का मुख्य रूप से, अध्ययन बिंदु तो जो अलग किताब के रूप में थी, वो इसलिए थी कि जब प्रबोधक शिविर लेने लगे और
प्रोफेसर यशपाल सत्या जी ने उसका डिजाइन किया, तो फिर ये हुआ कि शिविर में कौन से बिंदु हैं जो आने चाहिए। तो उसमें फिर अध्ययन बिंदु के सारे बिंदु आए कि शिविर में इतना बिंदु पे चर्चा तो होना ही चाहिए, जिससे कि लोगों को कम से कम परिचय के स्तर पे जीवन विद्या चला जाए, ऐसा ना हो केवल सुन ले और क्या कंटेंट है ना जान पाए। तो फिर वो अध्ययन बिंदु लिखा गया था। और ये तो अभी जो लेटेस्ट एडिशन 2015 में आया है या 16 में, कब का है ये, उस समय ये इकट्ठे किया गया दोनों किताबों को जी। यहाँ से शुरुआत है। तो कोई पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ लेती हूँ भैया। ठीक है दीदी। विकल्प: अस्थिरता, अनिश्चितता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बमान विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन विधि से भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। दोनों प्रकार के वादों में मानव को जीव कहा गया है। विकल्प के रूप में प्राप्त अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में मानव को ज्ञानावस्था में होने का पहचान किया एवं कराया। मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मानव ही ज्ञाता जानने वाला सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व जानने मानने योग्य वस्तु अर्थात जानने के लिए संपूर्ण वस्तु है, यही दर्शन ज्ञान है। इसी के साथ जीवन ज्ञान व मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान सहित सह अस्तित्व प्रमाणित होने की विधि अध्यमगम्य हो चुकी है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद शास्त्र रूप में अध्ययन के लिए मानव सम्मुख मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के पूर्व मेरी ब्रैकेट्स में ए नागराज, अग्रहार नागराज, जिला हासन, कर्नाटक प्रदेश, भारत, दीक्षा अध्यात्मवादी ज्ञान वैदिक विचार सहज उपासना कर्म से हुई। वेदांत के अनुसार ज्ञान ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जबकि ब्रह्म से जीव जगत की उत्पत्ति बताई गई। उपासना देवी देवताओं के संदर्भ में। कर्म स्वर्ग मिलने वाले सभी कर्म यानी कि भाषा के रूप में। मनु धर्म शास्त्र में यानी कि 4 वर्ण 4 आश्रमों को नित्य कर्म प्रस्तावित है। कर्म कांडों में गर्भ संस्कार से मृत्यु संस्कार तक 16 प्रकार के कर्म कांड मान्य है एवं उनके कार्यक्रम हैं। इन सबके अध्ययन से मेरे मन में प्रश्न उभरा कि सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म से उत्पन्न जीव जगत मिथ्या कैसे है। तत्कालीन वेदज्ञों एवं विद्वानों के साथ जिज्ञासा करने के क्रम में मुझे समाधि में अज्ञात के ज्ञात होने का आश्वासन मिला। शास्त्रों के समर्थन के आधार पर साधना समाधि संयम कार्य संपन्न करने की स्वीकृति हुई। मैंने साधना समाधि संयम की स्थिति में संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व होने रहने के रूप में अध्ययन अनुभवपूर्ण विधि से समझ को प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद वांग्मय के रूप में विकल्प प्रकट हुआ। आदर्शवादी शास्त्रों के अनुसार रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन ज्ञान तथा परंपरा के अनुसार ज्ञान अव्यक्त अनिर्वचनीय। विकल्प के अनुसार ज्ञान व्यक्त वचनीय, अध्ययन विधि से बोधगम्य, व्यवहार विधि से प्रमाण सर्वसुलभ होने के रूप में स्पष्ट हुआ। अस्थिरता अनिश्चितता मूलक भौतिकवाद के अनुसार वस्तु केंद्रित विचार में विज्ञान को ज्ञान माना, जिसमें नियमों को मानव निर्मित करने की बात कही गई है। इसके विकल्प में सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान के अनुसार अस्तित्व स्थिर विकास और जागृति निश्चित संपूर्ण नियम प्राकृतिक होना रहना प्रतिपादित है। अस्तित्व केवल भौतिक रासायनिक न होकर भौतिक रासायनिक एवं
जीवन वस्तुएं व्यापक वस्तु में अविभाज्य वर्तमान है। यही मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद शास्त्र सूत्र है। जी, यहाँ तक का देख लेते हैं। बताइए, जहाँ ध्यान गया हो कि बात करनी चाहिए। एक तो यह अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान विधि। तो ये चूंकि विज्ञान विधि में सब चीजों को अस्थिर अनिश्चित, मतलब जो पूरा का पूरा जो है वो जो विचार कर आया, और आदर्शवादी चिंतन को कहा जा रहा है कि रहस्य मूलक था, क्योंकि उसमें ईश्वर क्या है पता नहीं, देवी देवता क्या है पता नहीं, आपको आराधना करनी है और आपको स्वर्ग पाना है। स्वर्ग में पाने वाला ही काम, सारा काम है नीचे जैसा दिया गया है, और स्वर्ग क्या है उसके बारे में कुछ वर्णन किया, लेकिन कोई उसका कोई प्रमाण नहीं है, तो रहस्य के रूप में ही सारा कुछ रहा। तो ये बता रहे हैं कि दोनों प्रकार के वादों में मानव को जीव कहा गया है, मतलब मानव कोई अलग से इकाई नहीं मानेगी। जैसे विज्ञान भी बोलता है कि जैसे अन्य जीव है वैसे मानव भी एक जीव है, और समाज शास्त्र में कहा भी गया कि मानव जो है एक सामाजिक जानवर ही है, सामाजिक प्राणी ही है। और जो ये ईश्वरवादी चिंतन है, रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन, उसमें भी मानव को जीव ही कहा गया है। तो यहाँ विकल्प के रूप में जो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है, वहां मानव को जीव नहीं कहा जा रहा, बल्कि ज्ञानावस्था का एक इकाई के रूप में इसको पहचान किया जा रहा है और कराया जा रहा है। ये बात इसमें कही गई है। फिर नीचे के पैराग्राफ में जो बात कही गई है कि मानव ही ज्ञाता है, अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ही जानने मानने योग्य संपूर्ण वस्तु है, और मानवीयतापूर्ण आचरण ही इसको प्रमाणित करने की विधि है। जी, अब आप बताएं, आपका ध्यान जहाँ गया हो। इसमें वो बोल रहे हैं, एक ऊपर जो लाइन है ना, अपने भी बात भी की, विचार और विज्ञान दोनों ने मतलब मानव को नहीं समझ पाए। सो मतलब हम लोग क्या क्या मतलब विज्ञान से बहुत सारी चीजें, साइंस से हम लोग देखते हैं, साइंस की नजरिया से देखते हैं, और शायद हम लोग आगे भी बढ़ मतलब मानव ने तरक्की भी बहुत करी है आगे पिछले 200-300 सालों में साइंस से। और तो क्या हम लोग साइंस को थोड़ा सा मतलब ये मान के चल रहे हैं कि साइंस के पास सारी चीज का जवाब नहीं है अगर मानव को समझने की बात आती है? हाँ, शरीर का किया है, तो शरीर का मतलब चूंकि अध्ययन किया है, उसके संबंध में जो भी नियम है उनको पहचाना है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो अब अच्छा। जैसे हम ये जब ये होते हैं, साइकोलॉजी वगैरह होती है, वो भी एक साइंस है। सो क्या वो फिर एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है जो कि पैरेलल है हमारे मध्यस्थ दर्शन से, जो हम काउंसलर्स साइकोलॉजी, वगैरह? साइकोलॉजी में पूरा का पूरा व्यवहार का अध्ययन है, बिहेवियर का। हाँ ठीक जी, है। यस। यहाँ कह रहे हैं कि आपको जब समझ में आता है, ज्ञान होता है, तो व्यवहार ठीक होता है। वहाँ व्यवहार का अध्ययन किया गया, और आप देखिए ना, साइकोलॉजी में जितने भी प्रयोग हुए हैं, मानवों के साथ बाद में हुआ है, वो जानवरों के साथ ही ज्यादा प्रयोग होकर के मानवों को भी वैसा। आप थॉर्नडाइक का देखिए, पावलव का देखिए, कबूतर के साथ, चिंपैंजी के साथ, चूहे के साथ, ऐसे करके किया है प्रयोग सारा, और बाद में मानव के साथ फिर उसी पे क्वेश्चनर बना के। तो व्यवहार का अध्ययन किया गया पूरा साइकोलॉजी में। तो मानव को मतलब शरीर ही माना गया, और मन क्या चीज है उसको पहचाना नहीं गया है वहां पर। मन के आधार पे जो व्यवहार में बदलाव आता है उसी को पहचाना जा रहा है। मन को सटीक पहचाना नहीं गया। वहां बुद्धि शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन हाँ, बुद्धि शब्द को, हाँ, बुद्धि का मतलब आप बुद्धि से काम ले रहे हैं, इसी को पहचाना गया है। बुद्धि ठीक है। चीज क्या होती है, क्रिया के रूप में क्या है, ऐसा सटीक वहां नहीं पहचाना गया है। हाँ, तो कुल ये मिला तो के है। शरीर, हाँ, कुल मिला के शरीर को ही वहां भी सब कुछ ही माना गया है। करने वाले हिस्से पे ही सारा अध्ययन है। हम्म, जैसे ठीक है। करने में आपके गलती हो रही है, तो आपको ट्रेंड किया जा सकता है कि आप करने में गलती ना करें, ऐसा पूरा का पूरा मनोविज्ञान बोलता है। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ट्रेंड करने से कुछ नहीं होगा। ट्रेंड करने से आप आज गलती नहीं करेंगे, कल फिर करेंगे, या सबके सामने नहीं करेंगे, आड़ में कहीं करेंगे।
तो करना होता है, करने के पीछे सोचना होता है, सोचने के पीछे समझना होता है। हमने करने को बड़ा मान लिया, सोचने को कोई बड़ी चीज नहीं मानी, या कभी सोचने को बड़ी चीज माना भी लेकिन समझने को कोई बड़ा कार्यक्रम माना नहीं आज तक। कुछ लोगों ने माना, वो लोग अपना जो है समझने में लगे भी, लेकिन उससे जो उपलब्धि हुआ वो दुनिया को बहुत ज्यादा उस, जैसे बोले नहीं, आगे आए हैं कि बोल दिए कि ज्ञान अनिर्वचनीय है। और अनिर्वचनीय का मतलब कि जिसको वचन नहीं, बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। जैसे बोले ना, गूंगा जैसे मीठा खाता है तो मीठे का वर्णन नहीं कर सकता। तो ज्ञान अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, ऐसा कह दिया गया। तो समझ के जिया जा सकता है, ऐसा कोई मॉडल नहीं आया। जो समझने गए वो आकर के बोले समझ को न जिया जा सकता न बताया जा सकता, ऐसा मामला फंस गया। तो बोला गया जी जो ज्ञानी होगा वो एक धोती लंगोट पहन के घूमेगा केवल। ऐसा लोगों को एक चित्रण बन गया कि जो ज्ञानी होगा वो एक लंगोट पहन के घूमेगा, और वो उसको न घर चाहिए, न उसको गाड़ी चाहिए, न कुछ चाहिए। तो ऐसा एक मॉडल आ गया जो कि लोगों को स्वीकार ही नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान क्या चीज है, और ज्ञान होने पर ही जीना बनता है। इसीलिए ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर वाले पैराग्राफ में भैया, जो विकल्प जहां लिखा गया है, पहला वाला, हाँ, यहाँ लिख रहे हैं ना, विकल्प के रूप में ये और नीचे ये वाला मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मानव ही ज्ञाता है, जानने वाला। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व ही जानने मानने योग्य वस्तु है, अर्थात जानने के लिए संपूर्ण वस्तु है। यही दर्शन ज्ञान है, और इसी के साथ जीवन ज्ञान व मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान सहित सह अस्तित्व प्रमाणित होने की विधि अध्ययन गम्य हो चुकी है। अध्ययन गम्य हो चुकी है का मतलब अध्ययन तक, अध्ययन करने के लिए मिल चुकी है। तो यहाँ ये तीनों बात कहा जा रहा है कि ज्ञान भी होता है मानव को। ठीक है, ज्ञान होगा तो अस्तित्व का होगा और स्वयं का भी होगा। और इसका करेगा क्या फिर? अस्तित्व का ज्ञान हो गया और स्वयं का भी हो गया, तो करेगा क्या? तो फिर मानवीयतापूर्ण आचरण का ज्ञान होगा, और फिर मानवीयतापूर्ण आचरण को प्रमाणित भी करेगा, जिससे सह अस्तित्व प्रमाणित होगा। ये प्रमाणित करने वाला पार्ट जो है ना, रहस्यवादी उसमें चला गया। और भौतिक संसार में तो प्रमाणित करने का मतलब केवल भौतिक संसार के साथ है, इसीलिए इसको भौतिकवाद कह ही रहे हैं, क्योंकि केवल और केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन है, चैतन्य का कोई अध्ययन नहीं है वहां। जैसे आप सबका भी बातचीत हुआ होगा, मेरी जब डॉक्टर से बात होती है जिन्होंने पूरा शरीर को केंद्र मान करके 5 साल 6 साल 7 साल अध्ययन किया है, और 8 साल 10 साल से वो शरीर को ठीक करने के लिए इलाज भी मरीजों का कर रहे हैं, तो उनका ये मानना है कि शरीर के अंदर एक वाइटल फ्लूइड होता है, वो निकल जाता है तो आदमी मर जाता है। जब तक वो फ्लूइड है तब तक वो नहीं मरता है। तो वहां पर मरने और जीने का जो कारण बताया गया है वो वाइटल फ्लूइड को बताया गया है। बोले वो निकल जाता है तो निकल जाता है या डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो आदमी मर जाता है। जब तक वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा है या निकल नहीं रहा है तब तक आदमी जिंदा रहता है। तो वो कोई चैतन्य इकाई अलग से है, वहां ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके ओके। अब जैसे यहाँ बोल रहे हैं ना कि आदर्शवादी शास्त्रों के अनुसार रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन ज्ञान परंपरा के अनुसार ज्ञान अव्यक्त अनिर्वचनीय। विकल्प क्या कह रहा है, जो मध्यस्थ दर्शन है, कि ज्ञान व्यक्त है, वचनीय है, और अध्ययन विधि से बोधगम्य है, और व्यवहार विधि से प्रमाण भी है इसका, और वो प्रमाण ही सर्वसुलभ होने के रूप में स्पष्ट हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ ज्ञान व्यक्त भी है, वचनीय भी है, अध्ययन विधि से बोधगम्य है, और व्यवहार विधि से प्रमाणित भी कर सकते हैं। ऐसा एक व्यक्ति अगर कर सकता है आदरणीय नागराज जी, तो सभी कर सकते हैं, ऐसा बोलते थे वो। जब भी हम लोग प्रश्न पूछते थे कि आपको क्या लगता है कि मानव ऐसा कर सकता है, तो बोले हम एक मानव हूं नागराज,
और हमने अगर ऐसा किया है तो हर मानव ऐसा कर ही सकता है, क्योंकि हर मानव अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है ही जीवन के रूप में। तो बोले अगर एक अगर ज्ञान को पा सकता है और उसको बोल भी सकता है और उसको जी भी सकता है, तो समस्त धरती के 750 करोड़ लोग ये कर सकते हैं। जो 6th पॉइंट है इस पर थोड़ा विचार करेंगे। जी, अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिकवाद के अनुसार वस्तु केंद्रित विचार में विज्ञान को ज्ञान माना, जिसमें नियमों को मानव निर्मित करने की बात कही गई है। इसके विकल्प में सह-अस्तित्व रूपी, जी बताएं। तो इसमें पहले तो भौतिकवाद की बात कही गई, फिर विकल्प के रूप में सह-अस्तित्व रूपी अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन की बात कही गई। किसमें क्या है? अस्तित्व स्थिर है। भौतिकवाद क्या बोलता है कि अस्तित्व मतलब ये जो पूरा का पूरा जो संसार है, ये पूरा अनिश्चय और अस्थिर है, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि अस्तित्व स्थिर है। स्थिर का मतलब ये नहीं रुका हुआ है। स्थिर की जो परिभाषा है, नित्य निरंतर। अस्तित्व नित्य है और उसमें जो क्रिया है वो निरंतर है। तो अस्तित्व नित्य है। सह अस्तित्व, अस्तित्व यानी सह अस्तित्व कहा जा रहा है। तो सह अस्तित्व है वो नित्य है, मतलब हमेशा से है। नित्य का मतलब हमेशा से है, हमेशा के लिए है। कब से है और कब तक के लिए है, ये प्रश्न यहाँ नहीं है। तो अस्तित्व स्थिर है और स्थिर का मतलब हो गया कि नित्य है और निरंतर है। उसमें जो क्रिया है वो निरंतर है। तो जो कुछ भी क्रिया है वो निरंतर है। विकास और जागृति संपूर्ण नियम प्राकृतिक होना रहा। ये अस्तित्व, इसमें अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन में कह रहा है कि विकास और जागृति निश्चित है। तो विकास परमाणु में ही होगा और जागृति जो है वो जीवन में ही होगा, चैतन्य में ही होगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जो भी बात यहाँ पे कही है कि सह-अस्तित्व स्थिर एवं निश्चित है, इस बात को कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं? जी, तो अस्तित्व सह अस्तित्व है, ये बात तो यहाँ पर पहले ही कहा जा चुका है कि अस्तित्व मतलब कहा गया सह अस्तित्व है। तो सह अस्तित्व का मतलब स्पेस है और उसके अंदर डूबी भीगी घिरी इकाइयां हैं, जिसको हम संसार कहते हैं। और पूरा का पूरा जो संसार है, जो जगत जिसको बोलते हैं, वो क्रियाशील है। ठीक है, तो उसमें रूप बदल सकता है, गुण बदल सकता है, लेकिन जो मात्रा है वो तो रहती है। ये विज्ञान भी कह रहा है। लेकिन वो इस ढंग से मतलब अस्तित्व में वो डूबी भूगी घिरी हुई है और अस्तित्व नित्य है। ये बात जब नहीं पकड़ में आता है तो फिर ये जो क्रिया है ये निरंतर है, ये पकड़ में नहीं आता। स्थिरता का मतलब यहाँ नित्य और निरंतरता है। जी, मतलब अस्तित्व जो है वो हमेशा रहा है, मतलब हमेशा से रहा है। मतलब अस्तित्व कभी भी खत्म होने वाली चीज नहीं है, बनने वाली चीज नहीं है। जैसे ये धरती खत्म हो सकती है, या हो सकता है 10, 20, 50 लाख साल पहले धरती ना रही हो। मतलब जो भी इसकी आयु की गणना करते हैं, तो ये धरती रहेगी नहीं रहेगी, हमारा आपका शरीर तो भौतिक चीजों का नहीं रहेगी का मतलब क्या हुआ, वो रूप बदल जाएगा उसका। तो लेकिन अस्तित्व स्थिर है। तो जब हमको ये बात समझ में आती है तो फिर हमें इस चीज से क्या मिलता है? जब हम ये मान लेते हैं कि भाई अस्तित्व हमेशा से रहा, तो इसको हम आगे एक्सट्रापोलेट कैसे करें? फिर उसमें हमें हर चीज का, हर इकाई का प्रयोजन पकड़ में आता है। अगर अस्तित्व स्थिर नहीं है तो हमें प्रयोजन पकड़ में आता नहीं है। फूटा गड़ा हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, तो प्रयोजन पकड़ में आता है कि पदार्थ अवस्था का प्रयोजन, प्राण अवस्था का प्रयोजन, मानव का प्रयोजन, मानव में जीवन का प्रयोजन क्या है, मानव शरीर का प्रयोजन और मानव जीवन का। अब जीवन का प्रयोजन अब यहाँ से शुरू कहाँ से होता है? अगर चैतन्य इकाई हमें स्वीकार होती है, जैसे बहुत सारे लोगों को लंबा एक बातचीत करने के बाद भी मैं एक चैतन्य इकाई हूँ, जीवन हूँ, मेरे अंदर 10 क्रियाएं हैं, ये स्वीकार नहीं होता। अगर ये स्वीकार होता है कि मैं चैतन्य इकाई हूँ, 10 क्रियाएं हैं
और वो क्रियाएं जो है अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। तो समझ में क्या आता है कि फिर कार्यक्रम क्या हुआ, प्रयोजन क्या हुआ शरीर का, कि जीवन जो है वो जीवन में जागृति, चूंकि विकास तो हो गया, गठनशील से गठनपूर्ण यही विकास है, परमाणु का गठनशील से गठनपूर्ण होना ये विकास है। अब जागृति के लिए सारा कार्यक्रम है और जागृति के लिए ही ये मानव शरीर है। अब जो मानव शरीर पकड़ में आ गया जागृति के लिए है, तो इसका सदुपयोग करना है, इसलिए समझने के लिए। अब ये इसका सदुपयोग होगा तो इसकी प्रॉपर सर्विसिंग भी चाहिए, इसको प्रॉपर एनर्जी भी चाहिए, खुराक भी चाहिए। उसके लिए पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और ये पदार्थ अवस्था पे श्रम नियोजन करते हैं, जिससे कि इसका पोषण संरक्षण कर सके। क्यों? क्योंकि जीवन इसको चला रहा है, जीवन चला रहा है तो जीवन जागृति के लिए चला रहा है। कब जागृति होगी? जब होगी, अस्तित्व तो कोई खत्म थोड़ी हो रहा है, जब होगी। ये धरती खत्म भी हो जाए तो जीवन तो खत्म होने वाला नहीं है। तो इसलिए एक निश्चितता होती है कि जागृति, यहाँ से फिर बोले हैं आगे जब आप और इसको अध्ययन करेंगे तो आगे की लाइन आता, अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है, तब वो पता चलता है। तब ये हमें एक अंदर से एक जो निश्चितता आती है वो आती है, अन्यथा वो हड़बड़ी वाला रहता है। हम शरीर को आयु मान लेते हैं, शरीर को ही जीवन मान लेते हैं, तो अपनी आयु को ही एक लक्ष्य मान लेते हैं। उसी आयु में सब कर डालना है, उसी मकान भी बनाना है, उसी में सबको पढ़ाना लिखाना है, उसी में दुनिया भी घूमना है, उसी में अभी जो है वो वाली गाड़ी नहीं ले पाया, वो वाला कपड़ा नहीं ले पाया, वो वाला जूता नहीं ले पाया। अभी तो आयु हमारी 80 साल हो गई, पता नहीं अब कितने दिन रहेंगे नहीं रहेंगे। बोले अब जी कब्र में पैर लटक गया, अब क्या, अब छोड़ो जाने दो, अब जो हो गया हो गया। तो ये सब क्या हो गया, जो सोम भैया बोलते हैं ना कि संसार माया है, ठीक है, और जो मतलब जीवन संघर्ष है, संसार माया है, ये सब जो विचार आते हैं ये सब अनिश्चयता के कारण ही आते हैं। जब ये पता चलता है अस्तित्व स्थिर है, यानी नित्य और निरंतर है, और जीवन उसमें जो विकास हो गया, यानी अमरत्व हो गया, जीवन में जो अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न हो गया, उसकी जागृति निश्चित है, तो जागृति के अर्थ में हमारा काम होता है। फिर शरीर नहीं रहेगा तो भी दूसरा शरीर रहेगा, ये धरती नहीं रहेगी दूसरा धरती रहेगा, इस परिवार में नहीं पैदा होंगे दूसरा परिवार में पैदा होंगे, या मतलब जो कुछ भी हम मतलब एक निश्चयता आती है, तो हमारे अंदर एक सहजता आती है। वो बात यहाँ पे कही जा रही है। धन्यवाद। मुझे लगता है आपने जितना प्रश्न बोला था उससे ज्यादा में उत्तर दे गए। जी दीदी। नहीं, यही तो प्रश्न की खूबी है। एक्चुअली जो एरिस्टोटल या जो भी है वो प्रश्न को ज्यादा मतलब यू नेवर नो कि वो कहाँ जा रहा है एक्चुअली। और मुझे लगता है कि काफी क्लैरिटी हुई आपके जो एक्सप्लेनेशंस है, और चीजें जो है वो कॉन्टेक्स्ट में समझ में आई। अदरवाइज केवल शब्द की तरह से ही हो पा रहा था, कनेक्शन नहीं आ पा रहा था। ये भैया तो मैं भी इन प्रश्नों के साथ में रहा शुरू में, धीरे धीरे करके मैंने इन प्रश्नों को रजत भाई ऐसे देखा थोड़ा सा कि जैसे ना जिसको अस्तित्व स्थिर कह रहे हैं, मतलब इसको मैं जब अपने में सोचता हूँ तो मैं ऐसा लगता है मुझे कि अस्तित्व तो स्थायी है। स्थायी मतलब है ही, ठीक है। इकाई स्थायी नहीं है, इकाई परमानेंट नहीं है ना। वो इकाई जो है मोबाइल फोन भी हो सकता है, मेरा शरीर भी हो सकता है, ये धरती भी हो सकती है। तो जब हम पूरे एग्जिस्टेंस को देखते हैं तो एग्जिस्टेंस हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। इसमें इकाइयां बनती बिगड़ती रहेंगी, इकाइयों का रचना विरचना, कंस्ट्रक्शन डिकंस्ट्रक्शन होता रहेगा। इतनी चीज ठीक लगती है जी, ठीक है। तो एकदम से ये ध्यान आता है कि भैया एग्जिस्टेंस है और एग्जिस्टेंस में मेरा कुछ रोल है, तो मैं क्या अपना रोल निभा रहा हूं। फिर ना सोचने का ध्यान मैंने पर्सनली अपने में ऐसा देखा कि मेरा धीरे धीरे ये शिफ्ट हुआ मेरे अंदर। जब तक ये वाला अपने अंदर इस तरफ ध्यान नहीं जाता तब तक ये लगता है कि ये एग्जिस्टेंस मेरे लिए है। मैं जैसे मैं तो स्थायी हूं, मैं तो परमानेंट हूं, और अपने को परमानेंट बनाने के लिए इस एग्जिस्टेंस से जो कुछ भी चाहिए वो मैं अपने पास इकट्ठा कर लूं, ठीक है। तो एकदम से जब थॉट में ये आता है कि एक्चुअल में एग्जिस्टेंस परमानेंट है,
मैं परमानेंट नहीं हूँ, मेरा एक रोल है। इसको सोम भैया ना शिविर में बड़े अच्छे से उदाहरण देके कहते हैं। वो किडनी का एग्जांपल देते हैं। आप लोगों ने जो शिविर देखा हो ऑनलाइन किसी ने, या जो सोम भैया के शिविर अटेंड किए, मोस्टली हर शिविर में ये उदाहरण आ ही जाता है कि किडनी में अपनी भूमिका निभाता है ताकि किडनी शरीर में अपनी भूमिका निभा सके। ठीक बात लग रही है ना? किडनी का हर सेल किडनी के साथ अपनी भूमिका निभाता है ताकि किडनी शरीर के साथ अपनी भूमिका निभा सके। तो अगर किडनी सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दे, हार्ट सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर देगा, तो शरीर पूरा अव्यवस्थित होगा। तो ये हर एक का रोल है शरीर को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए। तो इसी तरह से मेरा भी रोल है इस एग्जिस्टेंस में। मैं भी एक इकाई हूं, मेरा कुछ योगदान है या नहीं है, ये एग्जिस्टेंस के बारे में ऐसी कल्पनाशीलता से सोच कर ये मेरे अंदर ऐसा लगा, मेरे को तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जी ये भी एक एंगल जो है ना, एग्जिस्टेंस परमानेंट है, मैं परमानेंट नहीं हूँ। ये एक बड़ी चीज है। मुझे लगता है ये लगती तो बड़ी सिंपल सी है, लेकिन अपने आसपास देखें तो काफी लोगों का ध्यान शायद गया नहीं है इस तरफ, और मेरा भी इतनी क्लियरली, मैं भी इतनी स्पष्टता के साथ में पहले नहीं देखता था। जी, जी, इसमें इसी बात को किडनी वाला इसी किडनी वाले एग्जाम्पल में भैया चूंकि बोले जोड़ दे कि अगर किडनी को समझना है तो पूरे शरीर के साथ ही उसको समझ सकते हैं। अलग से निकाल के उसका अध्ययन करेंगे तो उसको सेल का करेंगे ना, मांस के लोथड़े का अध्ययन हो जाएगा फिर। तो अभी क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में जो अध्ययन करने की बात सारा का सारा जो भौतिकवाद करता है, इसीलिए पूरा समझ में नहीं आता, क्योंकि वो किडनी को निकाल के अध्ययन नहीं हो सकता। किडनी को शरीर में लगे हुए ही उसका सही अध्ययन हो सकता है। जी जी, तो इसी बात को, इसी परमानेंस को ही शास्त्रों में माया या मिथ्या के रूप में रखा गया है। आई थिंक इसी बात को इंडिकेट करने के लिए कि भाई आप जो है इस चीज को समझें। Probably it हाँ, could तो be ये another वो ठीक है। interpretation. तो लेकिन वहां पर जो है ना, उसमें मैसेजिंग ये जाती है कि ये सारी मिथ्या है, इससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो, है ना। जंगल में चले जाओ, पहाड़ में चले जाओ, मौन व्रत धारण कर लो, है ना। वो मोस्टली इस तरफ चला गया, भगवान को याद करो। तो इसको छोड़ दो, मतलब ये मिथ्या है तो मिथ्या को फिर एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो जी यहाँ पर विकल्प के रूप में मिथ्या, इसको ना तो मिथ्या कह रहे हैं और ना इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। जी इसकी आवश्यकता है शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। अच्छा, चाबी आप रखी थी ना, मैं सुनी नहीं, मुझे याद ही नहीं था। सब अपने को म्यूट कर ले नहीं प्लीज। नहीं, मैं सोच रही थी उसके सामने मैं कैसे निकालूं, उसको पता। हाँ जी, ठीक है भैया। तो ये जो है वो मिथ्या, जिसको मिथ्या बोला गया, फिर उसको एक तरह से बोला कि इसको छोड़ो यार, ये मिथ्या है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। तो जी ऐसा भी इनकम्प्लीट लगता है फिर भैया। जिसे कहते हैं कि मतलब अब खेती बाड़ी तो करनी है, घर तो बनाने हैं, एक जगह से दूसरी जगह तो जाना है, डॉक्टरी दवाइयां तो चाहिए ही, है ना। तो मतलब वो देखा जाए तो ये इसको मध्यस्थ दर्शन को इस तरह से कंप्लीट दर्शन के रूप में, पूर्ण दर्शन के रूप में, विकल्प के रूप में प्रस्तावित कर रहे हैं। शिल्पा दीदी उस समय कुछ बोल रही थी। जी भैया, मैं कह रही थी बहुत बढ़िया है, मतलब जो दोनों एक्सप्लेनेशंस आए आप दोनों से, वो बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा रिलेट हो रहा है ये चीज। जब माया बोलते हैं ना, तो माया का मतलब यह है कि उसमें फंसना ही नहीं है, मतलब उधर जाना ही नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि माया जिसको हम कह रहे हैं वो हमारे लिए, शरीर के लिए, उसमें से वो आवश्यक है शरीर के लिए, लेकिन जितना है उतना ही आवश्यक है। उससे मतलब उसको समझ लेना, उसके प्रयोजन को समझ लेना और अपने लिए सदुपयोग विधि से जीना, ऐसा कहा जा रहा है। अनम्यूट कर लीजिए रजत। जब जब भाई जी ने जब शेयर किया तो मैंने पढ़ना इसको स्टार्ट किया, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न और आया था इसी स्टेटमेंट को पढ़ते समय कि जब हम अभी, जैसे लेट्स से अभी हम जगे हुए हैं
और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं और अक्सर हम इसको अपनी रियल लाइफ समझ रहे हैं, मतलब समझते ही हैं बेसिकली। हम कह रहे हैं कि हम चेतना में बैठे हुए हैं और उससे पहले हम सो रहे थे, उस समय एक स्वप्न देख रहे थे, एक ड्रीम देख रहे थे और ड्रीम के अंदर जो भी घटित हो रहा था वो भी हमें बिल्कुल सत्य लग रहा था। कहने का मतलब है कि हम सभी इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हम ड्रीम स्टेट में हैं और उस समय हम वो हर चीज को सही मान रहे होते हैं और वैसे ही एक्ट कर रहे होते हैं जैसे कि हम रियल लाइफ में कर रहे होते हैं। तो ये भी कुछ माया और इन सब चीजों से रिलेटेड है। मतलब हम वहां पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम एक्चुअली में रियल लाइफ में जी रहे हैं कि हम स्वप्न में जी रहे हैं। लेकिन अभी तो भैया हम जागे ही हुए हैं ना, अभी तो स्वप्न नहीं है, या कोई तो डाउट तो तो नहीं मिथ्या है ना और इस बारे में? माया ये वहां पर भी आई थिंक ये बात मैं यूं कह रहा हूं क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि जीवन कहाँ पर है। और एक राजा ने एक साधु से पूछा कि भाई आप बताएं कि मैं जी रहा हूँ ये सही जीवन है या नहीं। तो ये स्टोरी वहां से शुरू होती है कि उन साधु ने जो है उनसे कहा कि भाई इससे पहले जब आप सो रहे थे और वहां पे क्या हो रहा था तो आपको क्या लगा कि आप कहाँ पर हैं। तो शायद आप लोगों ने भी ये बात सुनी होगी या कभी इस पर चर्चा हुई होगी। देखिए भैया, ये सत्य और मिथ्या जो है ना, देखिए मतलब शरण भैया तो कुछ और आपका जो है वो एक कुछ ना कुछ वैदिक बैकग्राउंड रहा है। मेरा पर्सनली जो है ना, जो अपने आप कानों में पड़ गया वो पड़ गया, उसके अलावा मैंने कुछ ज्यादा कभी पढ़ा नहीं है वैदिक परंपरा में। लेकिन सिंपल भाषा में मुझे मध्यस्थ दर्शन से जो है ना, ये सत्य और मिथ्या को जो मैं देख पाता हूँ, मुझे ये वाला एक्सप्लेनेशन सटीक लगा कि भैया सत्य कह किसको रहे हैं और मिथ्या कह किसको रहे हैं। पहले इसको परिभाषित कर ले, फिर ये कहानियां भी अपने आप प्लेस हो जाएंगी। तो कोई परिवर्तनशील चीज है, उसको सत्य कहने से जो है ना, वो परमानेंट सत्य नहीं लगता है। क्योंकि जैसे अब बोला जाए कि अभी दिन है, तो अभी दिन है ये वाक्य इस टाइम पे ठीक है, लेकिन 12 घंटे के बाद में ये वाक्य झूठ हो जाएगा, क्योंकि 12 घंटे के बाद में रात हो जाएगी। ठीक है, अभी मेरा शरीर है, लेकिन ये 100 साल के बाद में ये वाक्य झूठा हो जाएगा, क्योंकि 100 साल के बाद में मेरा शरीर नहीं रहेगा। तो सत्य वो है जो हमेशा सत्य रहे, इसको इस तरह से मध्यस्थ दर्शन में एक्सप्लेन किया गया। और शायद मुझे ऐसा लगता है परंपरा भी यही कह रही है कि जो चीज हमेशा ही रहती है, जो परिवर्तनशील नहीं है, उसको सत्य कह रहे हैं। जिसमें परिवर्तन ही हो जाना है, आज है कल नहीं रहेगी, उसको सत्य क्या बोले, तो उसको जो है इम्परमानेंस को मिथ्या बोल दिया। ऐसा ऐसा मेरे को कनेक्ट होता है सत्य और मिथ्या को जब मैं देखता हूं। तो यहां पर लिंक किया मध्यस्थ दर्शन में कि पूरे एग्जिस्टेंस में सिर्फ एक ही चीज सत्य है, और वो है व्यापक। क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होता। वो करोड़ों साल पहले भी जैसा व्यापक था, आज भी वैसा ही व्यापक है, और करोड़ों साल पहले भी वैसा, बाद भी वैसा ही व्यापक रहेगा। व्यापक में कोई परिवर्तन नहीं है। और यहाँ पर यही कह रहे हैं कि व्यापक को ही ईश्वर का, ईश्वर को जो सत्य बोला परंपरा में, वैदिक परंपरा में, अदरवाइज भी। तो लेकिन ईश्वर क्या है, इसको किसी वास्तविकता के रूप में आम आदमी नहीं समझ पाया। तो अभी हम लोगों के सामने प्रस्ताव क्या है कि भैया एग्जिस्टेंस में एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है, जिसको स्पेस कह रहे हैं, जिसको व्यापक कह रहे हैं। ये अपरिवर्तनीय है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होता, इसी को सत्य कह रहे हैं। इकाइयों में परिवर्तन होता रहता है। एक प्लेनेट भी करोड़ों साल बना भी रहेगा, लेकिन कभी डिसइंटीग्रेट होगा, कभी पूरा सोलर सिस्टम भी डिसइंटीग्रेट होगा, लेकिन और बड़े सारे सोलर सिस्टम्स रहेंगे। जैसे कि एक मानव जन्म लेता है, मर जाता है, लेकिन करोड़ों मानव रहते ही हैं। एक पेड़ बनता है, वो भी मर जाता है, लेकिन करोड़ों मानव रहते ही हैं। ऐसे ही पूरे एग्जिस्टेंस में प्लैनेट्स, धरतियां, सोलर सिस्टम्स बनते भी रहेंगे, बिगड़ते भी रहेंगे। इस सब को मिथ्या की तरह से देखे, क्योंकि जो परमानेंट नहीं है उसको मिथ्या कहते। तो एक बार हम सत्य और मिथ्या को ऐसे
डिस्टिंक्टली प्लेस कर पाए, फिर ये कहानियां वगैरह जो है वो मेरे को लगता है कि शायद हम उसको ज्यादा क्लियरली देख पाए। जी संजीव जी मेरे हाँ, जब ये मध्यस्थ जब अनुभव दर्शन में हम पढ़ेंगे तो फिर, और हम लोगों ने पूछा भी था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जैसे यहाँ ऊपर लिखे हैं कि यही हमको बताया गया था, तो हमने कहा कि ये लाइन फिर कैसे आपको स्पष्ट हुआ, मतलब इस लाइन के बारे में विकल्प क्या आया। तो फिर अनुभव दर्शन में उन्होंने लिखा भी है कि निकल करके आया कि ब्रह्म सत्य है और जगत शाश्वत है। तो मिथ्या की जगह पे शाश्वत आ गया कि जगत भी शाश्वत है, मतलब क्रिया भी निरंतर है। ये धरती नहीं होगी लेकिन परमाणु और पदार्थ और मास मास थोड़ी खत्म होगा, और कोई तो धरती क्रिया होगी। समूह भी निरंतर है। हाँ जी, तो ये बात को उन्होंने कहा कि ये लाइन तब बनती है ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। जी, थैंक यू। विशाल भाई कुछ कह रहे हैं? सॉरी, हाँ मैं ये कह रहा था, मेरा एक सवाल है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा सारा, ये स्पेस जो है हमारा व्यापक जो है वो कांस्टेंट है, वो हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। लेकिन एक थोड़ा सा माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे शरीर जो है वो टेम्पररी है, और लेकिन हम कहते हैं कि जीवन जो है वो शरीर के साथ नहीं मरता, वो फिर आगे चला जाता है। तो क्या जीवन भी व्यापक का पार्ट है, या व्यापक के जैसे वो भी एक ऐसी चीज है जो हमेशा रहती है? तो भैया इसको ना मध्यस्थ दर्शन में जब एग्जिस्टेंस को समझाने जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस में दो ही चीजें हैं, या व्यापक है या एटम्स हैं, परमाणु। ओके। ठीक है, तो ना तो व्यापक नष्ट होता है ना परमाणु नष्ट होता है। तो हमारा शरीर जो है करोड़ों 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 परमाणुओं से बना हुआ है। शरीर की विरचना होती है, परमाणु नष्ट नहीं होता। जैसे कि जब मैं मरूंगा, जब मेरा शरीर खत्म होगा, तो मेरे शरीर में इस टाइम पे 40-50 किलो पानी है। ये 40-50 किलो पानी नष्ट नहीं होगा, है ना। ये हाँ जी, हाँ वेपर्स जी, के रूप में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, है ना। बिल्कुल मेरे शरीर में कुछ हवा है, वो हवा बिल्कुल। जो है वो एटमॉस्फेयर की हवा में मिल जाएगी। तो शरीर विरचित होगा, परमाणु नष्ट नहीं होगा, इतना तो हम लोग देख ही पाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह से जीवन परमाणु भी नष्ट नहीं होता। जैसे मेरे शरीर का हाइड्रोजन का परमाणु नष्ट नहीं होगा, कार्बन का परमाणु नष्ट नहीं होगा, इसी तरह से जीवन वाला परमाणु भी नष्ट नहीं होगा। ये तो लॉजिकल सी बात लगती है। हाँ हाँ, ये लॉजिकल है, परमाणु तो नष्ट नहीं होगा, बिल्कुल कांस्टेंट। ठीक है। ठीक हो गया ना। हाँ, और वो अगली बार जो पता नहीं है, शायद ज्यादा पूछ रहा हूँ, बट वो अगली बार जो जीवन आता है वो भी मानव रचना में ही आता है, या फिर कहीं पे भी हो सकता है? क्योंकि जीवन प्रस्ताव है तो भैया, देखिए अभी हम लोगों ने भी अपने में वेरीफाई नहीं किया, लेकिन बाबा जी ने जो प्रस्ताव दिया है वो ये है कि वो जीवावस्था और ज्ञानावस्था में, जैसे मेरे शरीर में जो पानी आ रहा है, वो वो पशुओं के शरीर में भी जो पानी जाता है वो एक ही पानी होता है या अलग अलग पानी होता है? एक ही होता है। एक ही एक ही होता होता है है, ना। पानी तो एक हाँ, ही। हाँ, बस तो इसी, उनके शरीर में भी कार्बन होता है, हमारे शरीर में भी कार्बन होता है। कार्बन अलग अलग होता है या एक होता है? तो सब एक होता है, सब परमाणु एक। सारे एक तो है, इसी बिल्कुल। तरह से जीवन परमाणु भी एक ही होता ओके, है ना। इतना ठीक है। प्रस्ताव रूप में है, बाकी पहले हम लॉजिकल लेवल पे थोड़ा देखें, फिर और भी आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। इसमें इसमें जो व्यापक को जो नित्य कहा गया है, मतलब व्यापक भी नष्ट नहीं होगा और परमाणु भी नष्ट नहीं होगा, जैसा भैया ने कहा। उनमें मूल अंतर यह है कि जो व्यापक को कहा जा रहा है कि नित्य है, क्योंकि वो क्रिया नहीं है। जो चीज क्रिया नहीं है उसमें बदलाव क्या होगा, आप बताइए। जो चीज क्रिया ही नहीं है उसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता, और जो चीज क्रिया है उसमें बदलाव होना ही होना है। तो परमाणु स्वयं में क्रिया है, इसलिए उसमें बदलाव सारा का सारा होता है। जीवन क्रिया भी, जीवन परमाणु भी क्रिया है, इसलिए उसमें भी बदलाव है। मतलब इच्छा विचार आशा में जो गुणात्मक परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, जागृति की बात कर रहे हैं, और भौतिक परमाणु में बदलाव है। जबकि व्यापक में कोई बदलाव है ही नहीं, क्योंकि वो क्रिया नहीं है। जी, हाँ जी, हाँ, मेक सेंस, समझ रहा हूँ मैं। थैंक यू। भैया मुझे पूछना था, जैसे परमाणु सबसे छोटा अंश है,
मतलब जो उसके हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये चीजें किस चीज से क्या है ये, मतलब क्योंकि हर चीज तो इन्हीं की संख्या से ही निश्चित है, चाहे वो मतलब वो गठनशील हो या गठनपूर्ण हो, मगर ये क्या होता है, मतलब ये क्या चीजें हैं? भैया रखेंगे आप? जी पार्टिकल ही है वो तो, विज्ञान में भी उसको पार्टिकल ही कहा गया है और मध्यस्थ दर्शन में भी अंश कहा गया है। अंश का मतलब पार्टिकल ही है। परमाणु, जैसे परमाणु नाम का कोई पिंड, परमाणु नाम का कोई कण नहीं है ना। परमाणु तो एक व्यवस्था को कहा जा रहा है जिसमें मध्यांश में कुछ अंश है और उसके परिपोषे में कुछ अंश है, उसके अंदर एक गति है, उसके कारण एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को परमाणु कहा जा रहा है। उसके अंदर जो अंश है वो सभी पार्टिकल ही है और उनके भी आर पार व्यापक ही है। मतलब वो पार्टिकल, मतलब वही मैं सोच रही थी कि ये क्या चीज होती है ये पार्टिकल। परमाणु स्वयं में पार्टिकल नहीं। जी बताइए। यहाँ पर हम एनर्जी और मास को जो समझते हैं, E इज इक्वल टू mc², जहाँ पे वो कह रहे हैं कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां से देख सकते हैं क्या इसको? संजीव जी। भैया मैं जो ओरिजिनल प्रश्न था वहीं से ही शुरू करते हैं, फिर जितनी जरूरत होगी उतना फैला भी लेंगे। तो परमाणु अंश जो है दीदी, परमाणु अंशों से मिलकर परमाणु बनता है। जैसे कि इसको हम एनालॉजी के रूप में परिवार में देखते हैं, तो मानवों से मिलकर परिवार बनता है ना। परिवार में कुछ ह्यूमन बींग्स होंगे, कम से कम एक दो से लेकर के गिनती आगे जितनी भी बढ़ जाए। किसी परिवार में 2 लोग होंगे, किसी परिवार में 10 लोग होंगे, ठीक है। तो फिर परिवार एक व्यवस्था के रूप में हम देख पाते हैं। तो इसी तरह से परमाणु अंश भी जो है वो मिलकर परमाणु बनते हैं, है ना। एक सूत्र आता है मध्यस्थ दर्शन में, जैसे कि मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है, ऐसे ही व्यवस्था के रूप में परमाणु जो है वो व्यवस्था की मूल इकाई है ना। परमाणु अंश व्यवस्था की मूल इकाई नहीं है, परमाणु व्यवस्था की मूल इकाई है। तो अब अस्तित्व के लिए, वस्तुओं के लिए, जो ये भौतिक रासायनिक वस्तुएं, अलग अलग तरह के परमाणुओं की आवश्यकता हुई, तो अलग अलग परमाणु अंश की गिनती के हिसाब से अलग अलग मटेरियल बना। एक परमाणु अंश पहले ऑर्बिट में आया तो उसको हाइड्रोजन बोल दिया, 2 आए तो उसको हीलियम बोल दिया, ऐसे चलते गए। तो अलग अलग जो है वो हमारे परमाणु जो है वो हमारे पास में अवेलेबल है। तो हर परमाणु में परमाणु अंशों की संख्या अलग अलग है। इतनी बात ठीक है। अब आपका स्पेसिफिक प्रश्न, अगर आप कुछ बचा हुआ है या बना हुआ है तो वो बताएं, फिर उसको देखते हैं। नहीं भैया, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ, आई थिंक थोड़ा मुझे क्लियर हो रहा है आप जो बोल रहे हैं। बस यही था कि ये होता ही क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मतलब उस तरह से हो रहा था, कुछ ऐसे दिमाग में आ रहा था बस। कोई नहीं, अभी मतलब अभी इतना ही मान के चले कि इलेक्ट्रॉन होता है। हम यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में उसको परमाणु अंश बोल रहे हैं। जी भैया। हाँ हाँ, ठीक है। नसरिया, मैं एक इसमें थोड़ा सा मैं कुछ समझी जो मैं बताऊं, शायद बताएं। शिल्पा दीदी उसको उस तरह से देख पाएंगी। हम्म। बात ये हो रही है कि जो परमाणु है सबसे छोटी इकाई इसलिए बोला जाता है एक व्यवस्थित इकाई के रूप में। तो व्यवस्था का मूल रूप जो है ना, सबसे छोटा, वो परमाणु के बारे में। बाकी उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं अंदर, पर वो उनको अगर अलग अलग छोड़ दोगे तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो द थिंग इज कि वो एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगे, परमाणु रूप में ही एग्जिस्ट करते हैं अस्तित्व में इंडिपेंडेंटली। इसीलिए वो कहा जाता है कि व्यवस्था का सबसे सूक्ष्म जो रूप है, सबसे जो स्थूल रूप में जड़ प्रकृति का, तो वो परमाणु है। तो ऐसे मैं समझ पाई। क्यों भैया? हाँ ठीक है दीदी, बिल्कुल। अब अभी अच्छे, हाँ थोड़ा और क्लियर हो रहा है, थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़े। जी भैया। कौन पढ़ेंगे?
मैं पढ़ू भैया? हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। सत्यापन नंबर 8। मैंने जहाँ से शरीर यात्रा शुरू किया वहाँ मेरे पूर्वज वेद मूर्ति कहलाते रहे। घर गांव में वेद व वेद विचार संबंधित वेदांत, उपनिषद तथा दर्शन ही भाषा ध्वनि धुन के रूप में सुनने में आते रहे। परिवार परंपरा में वेद समस्त उपासना, आराधना, अर्चना, सत्वन कार्य संपन्न होता रहा। कोटि के विद्वान सेवा भावी तथा श्रमशील व्यवहार अभ्यास एवं कर्म अभ्यास सहज रहा, जिसमें से श्रमशीलता एवं सेवा प्रवृत्तियां मुझको स्वीकार हुआ। विद्वता पक्ष में प्रश्न चिन्ह रहे। नंबर 10। प्रथम प्रश्न उभरा कि ब्रह्म सत्य से जगत व जीव का उत्पत्ति मिथ्या कैसे। दूसरा प्रश्न, ब्रह्म ही बंधन एवं मोक्ष का कारण कैसे। तीसरा प्रश्न, शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण। आपत वाक्य प्रमाण या आपत वाक्य का उद्गाता प्रमाण। शास्त्र प्रमाण या प्रेरणता प्रमाण। समीचीन परिस्थिति में एक और प्रश्न उभरा। चौथा प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा गठित हुआ जिसमें राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चरित्र का सूत्र व्याख्या न होते हुए जनप्रतिनिधि पात्र होने की स्वीकृति संविधान में होना, वोट नोट धन गठबंधन से जनादेश व प्रतिनिधि कैसा। संविधान में धर्मनिरपेक्षता एवं एक वाक्य एवं उसी के साथ उनके अनेक जाति संप्रदाय समुदाय का उल्लेख होना। संविधान में समानता, एक वाक्य उसी के साथ आरक्षण का उल्लेख और संविधान में उसकी प्रक्रिया होना। जनतंत्र, शासन में जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रक्रिया में वोट नोट का गठबंधन होना, ये कैसा जनतंत्र है। समानता व धर्मनिरपेक्षता। 11वां, इन प्रश्नों के जंजाल से मुक्ति पाने को तत्कालीन विद्वान वेद मूर्तियों, सामान्यों, ऋषि महर्षि के सुझाव से एक अज्ञात को ज्ञात करने के लिए समाधि एकमात्र रास्ता बताए, जिसे मैंने स्वीकार किया। साधना के अनुकूल स्थान के रूप में अमरकंटक को स्वीकार। सन 1950 की साधना कर्म आरंभ किया। सन 1960 के दशक में साधना में प्रौढ़ता आई। सन 1970 में समाधि संपन्न होने की स्थिति स्वीकारने में आया। समाधि स्थिति में मेरे आशा विचार इच्छाओं चुप रही। ऐसी स्थिति में अज्ञात को ज्ञात होने की घटना शून्य रही। यह भी समझ में आया। यह स्थिति सहज साधना हर दिन 12 से 18 घंटे तक होती रही। समाधि ध्यान धारणा क्रम में स्वयं स्फूर्त प्रणाली मैंने स्वीकारी। 2 वर्ष बाद संयम होने से समाधि होने का प्रमाण स्वीकारा। समाधि से संयम संपन्न होने की
की क्रिया में भी 12 घंटे से 18 लगते रहे। फलस्वरूप संपूर्ण अस्तित्व, सह अस्तित्व, सहज रूप में रहना होना मुझे अनुभव हुआ, जिसका वाङ्मय मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद शास्त्र के रूप में प्रस्तुत हुआ। व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ चैतन्य संपृक्त एवं नित्य वर्तमान होना समझ में आया। सह अस्तित्व में ही परमाणु में विकास क्रम के रूप में भूखे अजीर्ण व परमाणु के ही विकास पूर्वक तृप्त गठन पूर्ण परमाणु के रूप में जीवन होना रहना समझ में आया। सह अस्तित्व में ही गठन पूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई जीवन रूप में होना समझ में आया। सह अस्तित्व में ही भूखे व अजीर्ण परमाणु अणु व प्राण कोशाओं से ही संपूर्ण भौतिक व रासायनिक रचनाएं तथा परमाणु अणुओं से रचित धरती तथा उनके धरतियों का रचना स्पष्ट होना समझ में आया। अस्तित्व में भौतिक ना रूपी धरती पर ही यौगिक विधि से रसायन तंत्र प्रक्रिया सहित प्राण कोशाओं से रचित रचनाओं संपूर्ण वनस्पतियों रूप में समृद्ध होने के उपरांत प्राण कोशाओं से ही जीव शरीरों का रचना होना और मनुष्य शरीर का भी रचना संपन्न होना व परंपरा होना समझ में आया। सह अस्तित्व में ही शरीर व जीवन के संयुक्त रूप में मानव परंपरा होना समझ में आया। सह अस्तित्व में से के लिए सह अस्तित्व नित्य प्रभावी होना समझ में आया। यही नियति क्रम होना समझ में आया। नियति विधि सह अस्तित्व यहाँ रुकना चाहिए, हमें लगता है थोड़ा शब्द ज्यादा आ गए हैं, तो यहाँ रुक करके फिर नीचे वाला करते हैं, या पूरा ही कर लें। संजीव भैया एक ही पेज रह गया भैया, करना है तो हाँ पूरा कर लेते हैं। ठीक है भैया। महेश भैया नियति विधि सह अस्तित्व सहज विधि से ही पहला, अस्तित्व में 4 अवस्थाएं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, और अस्तित्व में 4 पद, प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद, दिव्य पद। भैया एक बार नीचे करना थोड़ा सा। और तीसरा, और विकास क्रम, विकास जागृति क्रम जागृति है। जागृति सहज मानव परंपरा ही मानवता सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, नित्य वैभव होना समझ में आया। इसे मैं सर्व शुभ सूत्र माना और सर्व मानव में शुभा अपेक्षा होना स्वीकारा। फलस्वरूप चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा, संविधान, आचरण व्यवस्था, सहज सूत्र व्याख्या मानव सम्मुख प्रस्तुत किया हूँ। भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। ए नागराज। बढ़िया भैया। बीच में शालिनी दीदी ने हाथ खड़ा किया था। दीदी सोच रहे थे प्रश्न ये पठन के बाद में कर लेंगे बात। नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते श्रवण भैया, वो गलती से हो गया था। अच्छा कोई ठीक है, बताइए और बताएं। भैया पॉइंट नंबर 10 का जो तीसरा है ना, वो बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छा, ये प्रश्न उभरा, इसमें तीसरा प्रश्न शरण भैया रखेंगे। हाँ, इसको तो पूरा ही एक बार देखना चाहिए कि मतलब बाबा जी के क्या क्या
प्रश्न उभरे। जैसे उन्होंने कहा ना कि मेरे परिवार में, जब वो सत्यापन कह रहे हैं यानी अपने बारे में बता रहे हैं, तो मेरे परिवार में जो है वो श्रमशील व्यवहाराभ्यास कर्माभ्यास ये था ही। तो वो बोलते हैं कि मुझे श्रमशीलता और सेवा प्रवृत्तियां स्वीकार हो गई परिवार की। बहुत ही परिश्रमी थे नागराज जी, और उन्होंने मतलब 80 साल की उम्र तक खेती किया। तो बोलते हैं श्रमशीलता और सेवा वाली प्रवृत्तियां मुझे स्वीकार हो गई, लेकिन जो विद्वता वाला पक्ष था हमारे परिवार में वो हमको पचता नहीं था, उस पर हमको प्रश्न उठते थे। तो कौन कौन से प्रश्न उठते थे? तो पहला तो यही उठता था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो कहा गया, तो ब्रह्म से जगत व जगत जीव का उत्पत्ति मिथ्या कैसे? तो ये तो चर्चा हो चुकी है। दूसरा है प्रश्न उभरा कि ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण कैसे है, मतलब ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण है, ऐसा उसमें कहा गया है वेदांत में। फिर तीसरा प्रश्न उभरा कि शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण। तो जो शब्द कहे गए हैं किताबों में, पुस्तकों में लोगों के द्वारा, तो उन शब्दों की व्याख्या करके शब्दों को समझना है, या जो जिसने उस शब्द को कहा है उसने जिया भी है, प्रमाणित भी किया है। तो धारक वाहक जो शब्द का है, जिसने उन शब्दों को कहा है, क्योंकि कोई भी सूचना के लिए शब्द तो जरूरी होता है, शब्दों के माध्यम से ही सूचना आती है। उसी सूचना को अपने में हम टिका के मनन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम किसी समझ को पाते हैं। तो शब्द तो एक आवश्यक है, लेकिन क्या केवल शब्द ही हमारे तक पहुंचेगा, या शब्द को जो गढ़ा है जिसने, उन सूचना को शब्द के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी प्रमाण के रूप में होंगे। फिर बोले आप्त वाक्य प्रमाण। आप्त वाक्य का मतलब ये होता है कि आप्त लोगों के द्वारा, जिन्होंने कुछ अनुसंधान किया है और कोई वस्तु पाई है अनुसंधान के द्वारा, कोई सूचना सत्य पाया है अनुसंधान के द्वारा, उनको आप्त व्यक्ति बोलते हैं। तो आप्त, उनके द्वारा कहा गया वचन आप्त वचन कहलाता है। तो वही कह रहे हैं आप्त वाक्य प्रमाण होगा, या आप्त वाक्य का उद्गाता। उद्गाता मतलब उसको बोलने वाला, उस आत्म वाक्य को जो जिसने अनुसंधान पूर्वक पाया है सत्य को, और आप्त वाक्य जिसके लिए उसने रखा है, उसको बोलने वाला प्रमाण होगा। यानी ऊपर और नीचे वाला लगभग एक ही चीज है, शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण। उसी तरह से आप्त वाक्य प्रमाण या आप्त वाक्य का उद्गाता प्रमाण। शास्त्र प्रमाण या प्रणेता प्रमाण, ये भी वही चीज है कि जो किताब में लिख दिया गया, मतलब जो शास्त्र दे दिया गया, वो शास्त्र प्रमाण है, या उस जो शास्त्र का जो प्रणेता है वो प्रमाण है। तो ये प्रश्न तीन, मतलब तीसरा प्रश्न जो है, लगभग तीनों एक ही है, उसी को तीनों का अलग अलग ढंग से कहा गया है। तो इसमें प्रश्न आपका किस पे था? शब्दों पे था। आप तो किसको कह रहे हैं? भैया ये इसका मतलब वो आचरण की बात कर रहे हैं, जितना मतलब अगर कोई मतलब जितना शब्द कोई जैसे मान लीजिए आप्त वाक्य में जो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो उनका बोलना या उनका जीने का प्रमाण, क्या ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। समाधान जैसे वो बोलते थे ना, हम लोग पूछते थे, हाँ, जैसे समाधान समृद्धि का बोलते थे, तो जो लोग भी मतलब मैं तो थोड़ा सा, आप सभी जो यहाँ बैठे हैं उनमें पता नहीं और कोई बाबा जी के साथ कुछ समय बिताया है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं तो कुछ समय बिताया हूँ। तो जो समाधान समृद्धि की बात कहने वाला और समाधान समृद्धि पूर्वक जीने वाला व्यक्ति सामने जब रहता है, तो वो जो एक अंदर से रोमांच आता है उसको और समझने का, वो अलग ही चीज है। तो उसी को यहाँ कह रहे हैं कि आप तो वाक्य ही केवल लेकर के हम चले। जैसे मैं बहुत सारे संतों से मिला हूँ, बहुत सारी जगहों पे भी गया हूँ, तो वहाँ कहीं कहीं तो सीधा बोल देते थे, संत का चरण देखो, आचरण मत देखो। ऐसा भी हमसे कहा गया, मतलब मैं प्रमाण हूँ उसके लिए, मुझसे ही कहा गया, संत का चरण देखो क्योंकि उसके पास ज्ञान अच्छा है, उसके जीने पे क्यों जा रहे हो। तो ऐसा भी कहा गया। उसको कह रहे हैं फिर क्या प्रमाण आएगा? फिर हम भी, हमारे पास भी शब्द ही आ जाएंगे ना, हमारे पास भी, हम भी आप्त वाक्य बोलने लगेंगे, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, और अगर मध्यस्थ दर्शन का आपने अध्ययन कर लिया, एक बार समझ लिए, और जीने का आपका मन नहीं है, तो आप बोलने वाले तो अच्छे बन ही सकते हैं। ठीक है, शब्दों को बढ़िया माला, बोलने का मतलब क्या हुआ, उन्हीं शब्दों का बढ़िया से एक माला बनाइए और उसके बाद भाषा शैली में उसको रख दीजिए। तो लेकिन उससे क्या होगा, उससे खुद की भी अतृप्ति रहेगी, और जो जिसके साथ हम बात करेंगे उस तक कुछ पहुंचेगा नहीं, बात में वजन नहीं होगा। सीधी सीधी बात क्या है, बात में वजन नहीं होगा। आज भी तो सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया जो कि मुझसे 6 साल से मिले नहीं है।
तो बोले हैं कि यार मैं आपका सुना था आपके बारे में, और क्या ये जब मिलानिया आई थी ना तो मेरे बारे में कुछ अखबारों में भी छप गया था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ गोरखपुर में। तो बोले पढ़ा था और आपका नंबर हमारे पास नहीं था, कैसे हैं? हमने कहा बस जैसे पहले था, ठसके से जीता था, ठसके से जीता हूँ। तो क्या है कि जो बात कही जा रही है, अगर आप उसको स्वयं ही उस पर विश्वास नहीं है जीने पर, तो आपको उस बात को कहने में वजन नहीं होगा, सामने वाला भी पहचान ही जाता है। तो वही कह रहे हैं कि ये सब चीजें जो आप्त वाक्य है या शब्द है या शास्त्र है, ये प्रमाण नहीं है, बल्कि इनको जो धारण करने वाला है, जो उद्गाता है, जो प्रणेता है, वो प्रमाण है। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। एक और है जो अस्तित्व के 4 पद है, वो भी समझ में लास्ट में आया है वो। एकदम शुरू में आप आई, फिर लास्ट में आ गई। लास्ट। हाँ भैया हम क्रम से जा सकते हैं, इसको बाद में ले लीजिए, कोई बात। तो ये पद है, मतलब ये अस्तित्व में यही 4 पद हैं, पोस्ट है ये, और ये पोस्ट के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, जो उच्च पद है वो दिव्य पद ही है, और वहाँ वैकेंसी बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है, तो आप जा सकते हैं वहाँ। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं रखा गया है कि छांटने का कार्यक्रम है। तो प्राण पद है, भ्रांति पद है, देव पद है, दिव्य पद है। एक्चुअली समाधानात्मक भौतिकवाद पढ़ते हैं तो ये और ज्यादा समझ में आता है। तो पदार्थ से प्राण तक का एक चक्र होता है, ठीक है, जिसको चक्र बोलते हैं, प्राण पद चक्र। तो पदार्थ जो है वो प्राणावस्था में जैसे बीज है, पदार्थ है, लेकिन जब वो एक अनुकूल परिस्थिति आ गया तो पेड़ पौधा बना, प्राण पद में गया, मतलब वो पेड़ पौधा हो गया। तो वो जो है फिर जब विरचित होता है तो फिर पदार्थ में होता है। तो इसमें जो चलता है इसको प्राण पद चक्र बोलते हैं, और इसमें जो उच्च विकास है वो प्राण पद ही है, जिसको कोशिका के रूप में और श्वसन प्रश्वसन होता है। ये एक तरह का विकास है। फिर उसके बाद जो विकास है वो प्राण पद जो है, वो प्राण पद का मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव का शरीर। एक तो ये पद हमको ऑटोमेटिक अपने आप ही मिला हुआ है, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं देना था हमको, वो प्राप्त ही है हम सबको। फिर अगला है भ्रांति पद। भ्रांति पद का मतलब सही और गलत के बीच में फंसे रहना, क्या सही है क्या गलत है। हाँ भैया देखिए निकाल दिए, भैया का पूरा एकदम इंसाइक्लोपीडिया तैयार रहती है। तो भ्रांति पद चक्र में जो है, इसमें जो है जीव और भ्रांत मानव, जीवावस्था भ्रांत मानव का एक चक्र चलता है। इसमें जो संक्रमण है वो भ्रांत पद का है। मतलब यह है कि इसमें मानव सही और गलत में उलझा ही रहता है, क्या सही है क्या गलत है, कभी सही जिएगा कभी गलत जिएगा, ठीक है। इसमें जब संक्रमण होता है तो मानव पद में जाता है, फिर वो देव पद चक्र में आ जाता है। तो देव पद चक्र में आकर के देव पद को पा जाता है। देव पद को पाने का मतलब कि समझा है और जी रहा है, ठीक है। अब इसमें जितने भी चक्र दिए गए हैं ना, इसमें जैसे वो पूछ रहे थे अभी विशाल भैया कि क्या वो जीवन पीछे के शरीर को भी चलाएगा, तो एक्चुअली होता ऐसा नहीं है। जब संक्रमण हो जाता है तो हो ही जाता है, फिर वापस कोई रसगुल्ला खा लिया तो थोड़ी वो जाएगा चीनी फाँकने अपना चम्मच से उठा के, रसगुल्ला अगर उपलब्ध है तो ऐसा ज्यादा संभावना है कि शरीर, मानव शरीर को अगर हम 4 BHK में रह लिए हैं तब 2 BHK में बहुत मजबूरी नहीं होगा तो शायद, और हमारे पास उपलब्ध है अगर 4 BHK। तो कुल मिलाकर के ये जो पद है ना, ये संक्रमण है। तो पदार्थ का ये सारा का सारा उसका है, परमाणु में ही होता है संक्रमण। परमाणु ही संक्रमित होकर के जो है वो गठन पूर्णता को पाता है, यानी जो जीव मतलब भ्रांत पद को फिर जीव शरीर को चलाने लग जाता है। फिर वही विकास होकर के एक मानव के रूप में, एक समाधान संपन्नता के रूप में, फिर वही प्रमाण के रूप में, देव मानव के रूप में, और फिर उसके बाद परंपरा के रूप में दिव्य मानव के पद में, दिव्य मानव के रूप में हो जाता है। तो ये अस्तित्व में 4 पद हैं और आपके लिए पूरा खुला हुआ है। आप किसी भी पद को के लिए आप भ्रांत पद में तो हम सभी है ही है। अभी हम सब अपने को देखेंगे तो भ्रांत पद चक्र में है। प्राण पद चक्र ये नेचुरली हो ही जाता है, हम सभी भ्रांत पद चक्र में हैं। अब हमको जो ये सब कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, विकल्प अध्ययन बिंदु पढ़ रहे हैं, जीवन विद्या परिचय पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ किसके लिए कर रहे हैं? एक संक्रमण के लिए।
कि हम देव पद चक्र में स्थापित हो जाएं, अर्थात मानव पद को हम पा जाएं। मानव पद पाते ही फिर आगे की ही यात्रा है, भ्रांत पद में पीछे की भी यात्रा है। जीव शरीर भी चला ही सकते हैं, लेकिन एक बार जब मानव पद में संक्रमण हो जाता है, यानी भ्रांत पद चक्र से हम निकल जाते हैं, तो फिर संभावना नहीं है, फिर मानव पद को चलाएंगे। फिर हमको अगली जो पद है वो दिव्य मानव पद के लिए हमारा सारा प्रयास हो जाता है। जी बहुत अच्छा किया भैया, सामने आ गया। हाँ। एक क्वेश्चन था कि भ्रांत पद में जीव अवस्था और भ्रमित मानव दोनों को एक ही पद में डाला है, मतलब क्योंकि जीवन तो जब मानव शरीर को पाता है तभी वो तृप्ति पा सकता है, उसमें तो पा नहीं सकता जीव में। तो इन दोनों हाँ, को एक ही पद में रखा है। हाँ, क्योंकि ये सभी आहार निद्रा भय मैथुन को ही अपना विषय मान करके जीते हैं, चाहे वो जीव हो चाहे मानव भ्रांत मानव हो। ठीक है, तो ये उसमें जीते हैं, लेकिन जो जीवावस्था का उच्चतम विकास है वो भ्रांत मानव पद ही है। बट जीवावस्था में तो वो व्यवस्था में रहते हैं, बट जब भ्रमित मानव है तब अव्यवस्था हो जाती है, तो उनको अतृप्ति भी ज्यादा होती है। तो ये चीज कैसे रिलेट होती है, तृप्ति वाला पॉइंट? क्योंकि मानव, हाँ, क्योंकि वो जो संक्रमण है ना, उसमें जब मानव शरीर को चलाने में जो 4.5 क्रिया आ जाती है ना चित्रण में, जो है वो मतलब ये जो सुख पूर्वक जीने की आशा के साथ हो जाते हैं। जीवावस्था के तक जो है वो जीने की आशा के साथ है, मानव मतलब मानव शरीर को चलाने के साथ ही वो सुख पूर्वक जीने की आशा के साथ हो जाते हैं। इसीलिए मानव शरीर को चलाने के लिए वो तत्पर भी होते हैं। तो सुख पूर्वक जीने की आशा में फिर जो आहार निद्रा भय मैथुन, जो ये 4 विषय जीव अवस्था में नियंत्रित थे, ये नियंत्रित है, जीव अवस्था में अनियंत्रित नहीं है, नियंत्रित है चारों विषय। लेकिन सुख पूर्वक जीने की आशा में इन्हीं 4 को सुख का स्रोत मान लेने के कारण इन्हीं चारों में फिर वो अनियंत्रित हो जाते हैं। इसीलिए भ्रांत बोल रहे हैं ना इसको, मतलब सही गलत सही गलत सही गलत में जूझते रहना। हाँ, मतलब मेरा प्रश्न ये था कि जीव अवस्था से जब वो भ्रमित मानव में आता है तो वो भी एक संक्रमण ही है ना, मतलब तो मगर ये दोनों एक ही पद में है, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। एक ही पद में नहीं है, ये पद एक ही पद चक्र में है। पद चक्र का मतलब कि भ्रमित मानव का जो है वो सबसे जो न्यूनतम ह्रास जो होगा वो जीव अवस्था होगा, और जीव अवस्था का जो अधिकतम विकास होगा वो भ्रमित भ्रांत मानव पद होगा। वो उस चक्र में है, उस पद में नहीं है। जी भैया। जैसे जो देव, हाँ, जो देव पद चक्र है उसमें जो न्यूनतम जो स्थिति है वो मानव की है ही, अधिकतम जो उपलब्धि होगी वो देव मानव की होगी। जी भैया। रजत भाई, क्रिया पूर्णता से क्या अभिप्राय है यहाँ पर, इसको कैसे समझा जाए? ये जो क्रिया पूर्णता मतलब 10 क्रिया। अच्छा, जीवन में जो 10 क्रिया है, 10 क्रिया संपन्नता ही क्रिया पूर्णता है। तो अगर क्रिया पूर्णता और जागृति हो जाती है तो हम, जैसे आप बोल रहे हैं मानव और देव मानव, तो जो सेकंड जो थर्ड टियर है उसमें अगर भ्रमित मानव से मानव तक पहुंचने में हमको ये 3 मतलब जागृति और क्रिया पूर्णता को पाना होगा, क्रिया तब हम पूर्णता का एक्चुअल मतलब में मानव कहलाएंगे। जी, 4.5 क्रिया से ऊपर जाना, मतलब साक्षात्कार बोध पूर्वक अनुभव संपन्न होना, वही क्रिया पूर्णता और जागृति है। उसके बाद फिर प्रमाण के लिए हम लगते हैं, तो देव पद चक्र में प्रमाण है, प्रमाण से फिर आचरण पूर्णता आ जाती है, मतलब जी के भी प्रमाणित कर लिया ना। अभी चाय बनाने के बारे में केवल सुना समझा देखा बनाते हुए, अब हम भी बना करके देखिए, संजीव भैया पीने भी लगे, अब हम भी बनाने लगे और बना करके पीने भी लगे, पिलाने भी लगे। तो अब ये क्या हो गया, अब ये आचरण पूर्णता, आचरण में भी आ गया ना, आचरण में भी प्रमाणित हो गया। अब वो जागृति पूर्णता हो गया। अब जरूरत मतलब अब क्या है, अब हमारी मौज हो गई, फिर भैया पी लीजिए, इतना भी क्या। भैया हम तो पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की बात करते ही हैं, तो छुपा के क्या पिएंगे, सामने ही पिएंगे।
आप कुछ बोलने वाले थे, मैं बीच में बोल दिया था जी। नहीं वही भैया, मैं वही क्रिया पूर्णता का मतलब जागृति है, ये दो अलग अलग चीज नहीं है, इतना ही कहना था। और प्रश्नों को देख लें जो हमने हाँ पीछे जी, छोड़े। बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल। ये समाधानात्मक भौतिकवाद जो पुस्तक है ना, उसमें इस पे बहुत डिटेल है। थोड़ा मार्केटिंग भी करते चले ना भैया। बिल्कुल जी। एक भैया मेरी ऐसी क्यूरियोसिटी थी कि जैसे बाबा जी बात करते हैं पहले वेदों की और उस सब की, और फिर संविधान की भी। तो जब हमारा वो मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, उस पर उनका क्या व्यू रहा था, मतलब बाबा जी का जो सब इतना उस टाइम तो बहुत ही टर्मोइल था पॉलिटिकल, तो उसमें भी उन्होंने कुछ बोला है क्या उस बारे में? ऐसा है, उनकी उम्र 1920 में पैदा हुए थे और 1947 मतलब 25, 26, 27 साल की उम्र थी, और वो भी एक गांव में रहते थे। तो उसपे तो बहुत ज्यादा उनका नहीं आया है। बस ये है कि आजादी के बाद जब ये संविधान बनने लगा तो उनको बड़ी अपेक्षा हो गई थी, क्योंकि अब उनका ज्ञान की तरफ पूरा का पूरा पीड़ा बढ़ती जा रही थी। मतलब मानव के जीने के डिजाइन की तरफ उनकी पूरी की पूरी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। तो संविधान से उनको बहुत अपेक्षा हो गई कि संविधान बनेगा तो उसमें कुछ मानव के एक सही जीने का कुछ न कुछ तो नियम, कुछ न कुछ तो ये चीजें आएंगी। लेकिन बाद में वो जो नीचे लिख रहे हैं ना कि उन्होंने बात तो समानता की हुई, बात तो समता की हुई, ठीक है, बात तो मानव की हुई, लेकिन उसके अंदर भी जाति, धर्म, संप्रदाय, ये सब चीजें जब आ गई तो फिर उनको एक निराशा हुआ कि इससे भी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अलग अलग पूजा पद्धति के अनुसार उसमें बातें लिखी गई, अलग अलग जातियों के लिए उसमें बातें लिखी गई। तो फिर उन्होंने कहा कि समानता केवल वाक्य ही है उसमें, बाकी अंदर जाएंगे तो असमानता की बहुत ज्यादा बातें चर्चा की गई है, ऐसा उन्होंने कहा है। जी भैया, थैंक यू। और उस बीच में तो आप सभी उसमें दिव्य पथ पढ़िए, उसमें उन्होंने सुरेंद्र पाल जी से जितनी बातें की हैं कि मैं उस बीच में रमण महर्षि से मिला और गांधी जी से भी मिलने का उनका आया है कि, तो मतलब कुछ तो वो असल बात, देश आजाद होगा, गुलाम होगा, ये अभी उस समय वो जो कुछ भी चल रहा था। अब आप सोचिए 20-25 साल, 22 साल, 18 साल, 19 साल उनकी उम्र थी। आप देखेंगे बहुत सारे जो मतलब ये उस एज के उस समय क्रांतिकारी थे, वो किसी न किसी शहर में पढ़ने के लिए गए थे, तो वहां से उनको वो चिनगारी लगी। लेकिन बाबा जी तो गांव में रहते थे, तो वो जो एज है सोचने वाली, उनको ये था हाँ गुलामी है, आजादी की लड़ाई चल रही है, आजादी मिल जाएगी। लेकिन ये सब होने के बाद आदमी का आचरण में क्या बदलाव आएगा, आज के बाद बदलेगा कि नहीं बदलेगा। हमारे एक मित्र बड़े मजाक में बोलते हैं कि अंग्रेजों से गुलामी और अंग्रेजों से स्वतंत्रता का यही रिजल्ट आया है कि जो अंग्रेज बिल्डिंग बना गए हैं, आज भी हम बड़े गर्व से कहते हैं ये नहीं गिरेगा, अंग्रेजों का बनाया हुआ है, और हमारी बनाई हुई बिल्डिंग 10 साल में गिर जा रही है। तो कुल मिलाकर के जो मानव के आचरण में, मानव के सोच में क्या बदलाव आएगा, तो सत्ता परिवर्तन होने से ही कुछ बदलाव आ जाता है। ये सब चीजों को देख रहे थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो इस देश में रहने वाले लोगों के लिए जो जो संविधान बना वो भी देखते रहे। और उसके बाद 1950 में वो साधना कार्य आरंभ किए, वो तो लिख भी रहे हैं कि 1950 में मैं साधना कर्म का आरंभ किया। 10 साल में उसमें प्रौढ़ता आई, फिर 70 में यानी 20 साल लग गया, 20 साल में उनको समाधि हुआ। तो हम पूछते थे बाबा जी से कि आप ऐसे कैसे कर पाए, आप तो मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के लिए पहले तो शरीर को ही साधने में बहुत टाइम लगता है। तो बोले नहीं, मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि मैं ऐसे परिवार वंश परंपरा में जन्म लिया था जहाँ श्रम को काफी महत्व दिया जाता था, आहार विहार व्यायाम को काफी महत्व दिया जाता था। तो शरीर के हिसाब से बहुत स्वस्थ शरीर परंपरा थी हमारे परिवार में। तो मेरा शरीर बहुत बढ़िया था, फिट था साधना के लिए, तो उससे हमको ज्यादा नहीं जूझना पड़ा। बहुत सारे लोग तो शरीर के कारण ही भाग जाते हैं, टिक नहीं पाते। चलिए, ये तो हमें लगता है जीवन विद्या के परिचय में भी आया हुआ था। तो श्रवण भैया, जो ये जो चौथा जो प्रश्न है जो कि सोशियो मतलब जो संविधान से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर आपने बात हाँ। रखी कि बाबा जी को थोड़ा सा वो लगा कि मतलब हमने एक आदर्श समाज के रूप में इसको व्याख्यायित नहीं किया,
लेकिन मैं समझता हूँ कि हम वैसे तो थे नहीं, मतलब हम हमारे संविधान में हमने उन्हीं चीजों को तो पकड़ा जो उस समय थी, जो समाज की जो विषमताएं थी या जो असमानताएं थी, उनको तो हमने मतलब जो चीज प्रिवेल कर रही है उसी को तो हमने रिफ्लेक्ट किया उसके अंदर, उसी का, तो वहां पे कमी कहाँ रह गई? तो शिक्षा परंपरा में नहीं आया, शासन में तो आया, शिक्षा परंपरा में नहीं आया। तो आप शासन में कब तक ये सारा कुछ करते रहेंगे? जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, सब चीजों पे बात तो ठीक है किया गया, लेकिन वही तो सोम भैया भी बोलते हैं, आजकल शिविरों में भी, दिल्ली के शिविरों में बोलते थे कि संविधान में जितनी भी बातें की गई हैं, समता की, ठीक है, स्वतंत्रता की, न्याय की, ये सब शिक्षा परंपरा में क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर शिक्षा परंपरा में नहीं चीजें आती हैं तो फिर वो संविधान में, और शिक्षा परंपरा में आया मतलब न्याय को समझने के लिए आपको एलएलबी करना पड़ेगा। क्यों नर्सरी से ही, पहली से ही, दूसरी से ही नहीं न्याय को असली में समझने की बात की जाती है? ठीक है, तो ये सब चीजें शिक्षा परंपरा में नहीं आई, जिससे कि एक मानव परंपरा हो, एक मानवीय आचरण। क्योंकि आगे कब तक करेंगे हम? ट्रैफिक पुलिस ही जिंदगी भर रखेंगे या लोगों को लाइट देख के चलने का कोई अभ्यास भी कराएंगे? या हमेशा ट्रैफिक पुलिस के सीटी बजाएगा तभी हम लाइट पे रुकेंगे, नहीं तो फिर लाइट तोड़ के भागेंगे? तो कुल मिला के सारी चीजें जो कुछ भी बनाया गया, तो ये शिक्षा परंपरा में अगर नहीं आया, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव होना है ज्ञान के क्षेत्र में, आचरण के क्षेत्र में, वो तो डिक्लाइन हुआ ना। और जैसा कि आंकड़ा आता है कि 12% लिटरेसी रेट थी आजादी के समय, आज जो है 80% के, 76-77% के आसपास है। लेकिन जो ह्यूमन वैल्यूज को देखेंगे तो वो डिक्लाइन हुए। तो शिक्षा परंपरा में आया नहीं तो आचरण में नहीं आया। शासन चलाने के लिए तो हो गया सब कुछ, कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए, शासन चलाने के लिए सब चीज हो गया, लेकिन ये सारी चीजों को जो शिक्षा परंपरा में आना चाहिए, परिवार परंपरा, शिक्षा परंपरा मतलब स्कूल में नहीं, परिवार और शिक्षा परंपरा में जो आना चाहिए जीने के डिजाइन में, उसके लिए कोई एक ठोस कार्यक्रम इसमें नहीं दिखा। जैसे जनप्रतिनिधि बनाने का जो तरीका था, अब आप देखिए ना, जनप्रतिनिधि के चुनाव के तरीके में 1950 जब संविधान बना तब से लेके आज तक कितना हमको बदलाव करना पड़ा। ये तो उस समय की बात कर रहे हैं ना। ये वोट नोट गठबंधन का जो खुला खेल था, अब वो धीरे धीरे करके हम बहुत सारा बदलाव उसमें किए हैं, तब जा करके थोड़ा हम रोकने में सफल, क्या अभी भी सफल नहीं हो पाए भाई। लास्ट में यही कह दिया ना कि 2/3 लोगों के साथ ही पार्टी टूटेगी। अब एक नया फार्मूला निकल के आया, रिजाइन ही करवा दो 15-20 लोगों को फिर से बाई इलेक्शन हो जाएगा। अब खरीद फरोख्त का तरीका केवल बदल गया। तो कुल मिला के अगर हम इसको शिक्षा परंपरा में, मानव आचरण में सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, तो हम ये कानून, नियम और ये बताते हुए लोगों को डंडा दिखाते हुए कितने दिन तक चलेंगे? या यही चलते रहेंगे? यही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं। राइट। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ से उभरता है कि जो इस व्यवस्था में ऑलरेडी बेनिफिट में है, वो इस व्यवस्था को क्यों चेंज करेगा, या क्यों, मतलब आर यू गेटिंग पॉइंट? तो मतलब हर सोसाइटी में कुछ लोग जो हैं वो बार्गेन के बेटर तरफ पे हैं, तो वो तो स्टेटस को बनाने में उनकी पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल, असल बात व्यवस्थित का परिभाषा हम ठीक से दे नहीं पाए ना। जैसे मैं अपने घर के अंदर, कमरे के अंदर बहुत व्यवस्थित हूँ, लेकिन गेट के बाहर निकलते ही मैं भय में हूँ आज के समय में, तो कहाँ व्यवस्थित हूँ? और ये भय बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन की घट रहा है। तो बचपन से मैं देखता हूँ, तो बचपन से आज तक, मतलब 12-14 10 साल की, 8 साल 9 साल की उम्र से तो हमको याद है, और आज अब मैं 45 साल का हूँ, तब से इतने सालों में मेरा तो भय बढ़ा ही है। तो फिर व्यवस्थित कहाँ हूँ? तो जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट अगर हमारे भय को बढ़ा रहा है, ठीक है, हमको सुविधा के क्षेत्र में प्रगति हो गई, हमको जो सरकारी योजनाएं थे उनका लाभ मिल गया और हम सुविधा में प्रगति हो गए, या हमको जो कुछ भी अवसर मिला उसमें हम आगे बढ़ गए मतलब भौतिक संसाधन के क्षेत्र में आगे बढ़ गए। लेकिन अगर हमको, मतलब एक समाज में जो जीने में अगर भय हमारा बढ़ा है, एक असुरक्षा बढ़ी है, एक अनिश्चितता बढ़ी है, हमको मिट्टी, पानी, हवा भी शुद्ध नहीं उपलब्ध है, हवा
जो है अभी दरवाजा, अभी कल जो है वो दिल्ली में एक्सपर्ट की सलाह थी कि खिड़की दरवाजा बंद रखें। अब हमको तो बचपन से बताया गया है कि मकान में हवा आने के लिए खिड़की दरवाजा खोल के रखो, इसीलिए लगाया गया। अब बता रहा हूँ खिड़की दरवाजा बंद रखिए, तो हम यहाँ पहुंच रहे हैं, तो खिड़की दरवाजा बंद करने की तरफ पहुंच रहे हैं। तो ये जो हवा है, मिट्टी है, पानी है, ये सब जिस ढंग से बिगड़ते जा रहे हैं, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, भय बढ़ता जा रहा है, असुरक्षा बढ़ता जा रहा है, तो कैसे हम बेनिफिट में हैं? तो एक्चुअली हम अभी बेनिफिट को बहुत ही छोटे दायरे में देख रहे हैं। जी जी भैया। जी संजीव भैया, कुछ आपका? ये इधर ना मध्यस्थ दशा में जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना भैया, कुछ कुछ नियमों के रूप में ना चीजें सामने आएंगी जिसको हम सूत्र कहते हैं। तो एक सूत्र है, वह काफी सिंपल है और इंट्यूटिवली भी ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल तात्विक रूप में बिल्कुल ठीक है। सर्व शुभ में स्वयं का शुभ समाया है। ठीक है, तो व्यवस्थाएं ऐसी होंगी कि सभी ठीक से जी पाएंगे, तो मैं भी सब में शामिल ही हूं। ठीक है, तो सर्व शुभ में स्वयं का शुभ समाया है। ये जो है, ये अस्तित्व का नियम है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि लोग तो सेल्फिश हैं, लोग जिसको फायदा हो रहा है वो तो स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है। तो वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है कि उसका फायदा होता रहे, बाहर अव्यवस्था फैल जाए बेशक। तो बाहर जितनी अव्यवस्था फैलती है, फिर हर व्यक्ति उसमें भयभीत महसूस करता है। ये जो व्यवस्थापक लोग हैं, ये भी भयभीत महसूस करते हैं, है ना, और आम आदमी तो भयभीत महसूस करता ही है। तो इसको ये देखा जाए कि हम जीना कैसा चाहते हैं। सभी लोग भय विहीन हो, वो वाली किसी तरीके से वहां पहुंचे, ये हम चाहते हैं, या मैं अपना एक घर की ऊंची ऊंची दीवार बना लूं और 4 बॉडीगार्ड रख लूं, गनमैन रख लूं, और बाकी सबका जो मर्जी हो उससे लेना देना नहीं है। इस तरह से समाज क्या चल पाएगा? ये अपने में जो है ना वो सोचने वाले प्रश्न है। तो मतलब इसको यही भैया अपने में ना मनन चिंतन चलता रहे। आप जो जिस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं ना, मैं बिल्कुल आप में से काफी लोगों की जर्नी जो है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जैसी ही रही। मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा हुआ कि शुरू के 2 साल 3 साल टाइप जो है ना, वो तो बार बार जो है ना ये समीक्षा चलती रहती थी कि जैसा चल रहा है इसमें गलती क्या है। आदमी बदलाव तो तब करे जब जब जो चीजें चल रही हैं उसमें कुछ गलती क्लियरली नजर आए। अगर जो चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है तो फिर तो बदलाव की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छे से देखा जाए और समझा जाए, स्वीकारा जाए कि जैसा चल रहा है ये मुझे स्वीकार नहीं है। तो मुझे कुछ विकल्प अपनी कल्पनाशीलता में, अपने सोचने में लाने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं विकल्प की तरफ नहीं सोचूंगा तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, वो स्वीकार नहीं है। पहले इसको हम जितना क्लियरली अपने में सेट करते हैं ना, उसके बाद में आगे समझने की तरफ हमारी गंभीरता बढ़ती है। तो सवाल आप लोगों के बढ़िया आ रहे हैं, मेरे भी एक लंबा समय चला, फिर धीरे से ऐसा शिफ्ट आता है कि हाँ अब ना कंक्लूजन बना लिया कि हाँ चीजें ठीक नहीं है। फिर ठीक समझने की जो है पूरी की पूरी इंटरेस्ट उसमें जो है वो रुचि जो है वो लगती है, पूरी मेहनत उसमें लगती है। मेरे साथ में ऐसा ही हुआ था। तो बढ़िया, आप भी ये सोचते रहे भैया, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू भैया। और बताएं, 4:05 हो गए हैं। कोई छोटा सा प्रश्न हो, कोई 1 आध 2-4 मिनट बात करनी हो तो कर लेते हैं, नहीं तो वाइंड अप करें और फिर बाकी बात कल करते हैं। ये मैंने अभी ग्रुप में शेयर किया है। अभी शाश्वत का टॉक है, वो मेरी दीदी का बेटा है। तो अगर जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं मिडिल स्कूल में, उनके लिए वो अच्छा रहेगा। अभी शुरू हो रहा है 4 o'clock, तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। बढ़िया दीदी जी, बढ़िया। ठीक है, तो अभी आज का सेशन वाइंड अप करते हैं और कल मिलेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार जी सभी को। नमस्कार सभी को। नमस्ते। नमस्ते जी।